मैं लवकेश सहाय एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ सीडीपी के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से बिना टाइम खराब करें। आपका पहला क्वेश्चन है मूल्यांकन को। तो पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। नहीं, नंबरों के संदर्भ में तो नहीं करोगे आप। हमें बच्चे को नंबर के बारे में बताना ही नहीं है कि उसका हम ये थोड़ी देखेंगे कि इस बच्चे के नंबर ज़्यादा हैं या उस बच्चे के नंबर कम है। ये चीज़ तो हमें करनी ही नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। अब बच्चे का जो लिखित कार्य है उस पर देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि हाँ बच्चा लिखने में कैसा है, वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। अब एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब मूल्यांकन होता क्या है? मूल्यांकन जो है बच्चे का पूरे साल भर चलता है और बच्चे का उस हर गतिविधि के बारे में मूल्यांकन किया जाता है। और इस मूल्यांकन के अंदर वो हर गतिविधि शामिल होती है बच्चे की जो वो स्कूल में करता है पूरे टाइम। चाहे वो अपने दोस्तों से बात कर रहा हो, चाहे वो दोस्तों के साथ खेल रहा हो, चाहे वो बच्चों को नेतृत्व कर रहा हो, कोऑर्डिनेशन कर रहा हो, कोऑपरेशन कर रहा हो, या वो अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ कर रहा हो, जैसे कि आप कोई नाटक कर रहे हो या फिर आप बच्चे ने किसी गेम में पार्टिसिपेट किया है तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। मतलब ऑल ओवर बच्चा क्या करता है, उसका पूरे साल भर मूल्यांकन चलता है। तो एक उसे मूल्यांकन क्या होना चाहिए? तो शिक्षण प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, आप बताओ कि आप जैसे आप टीचर हो, आपको पता चल गया कि भाई क्लास में बच्चे इंटेलिजेंट हैं या फिर पूरी क्लास ही इंटेलिजेंट है ना। अब उस कंडीशन में बच्चे क्या सोचेंगे? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है निश्चित हो जाते हैं और सीखने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास करना बंद कर देते हैं। कि अब तो उन बच्चे ये सोचते हैं कि हाँ भी, ये पहला ऑप्शन आपका ये बोल रहा है कि बच्चे ये सोचते हैं कि अब तो टीचर को ये पता चल गया हम इंटेलिजेंट हैं, अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो गलत होगा, क्योंकि बच्चे ऐसा नहीं करते। बच्चे देखते हैं कि टीचर्स को पता चल गया कि हमें इंटेलिजेंट है या फिर हमें आता है, तो बच्चे मोटिवेट होते हैं इस चीज़ के लिए कि अगली बार जब क्लास में हम आएंगे और टीचर्स कोई भी चैप्टर में पढ़ाएंगे तो हम उसका आंसर दे सकें, हम टीचर्स के जो वो है क्वेश्चंस उनका आंसर जवाब दे सकें। तो बच्चे करते हैं, तो बच्चे मोटिवेट होते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका बच्चों का उत्साह भंग हो जाता तथा वे दबाव में आ जाते हैं। अब दूसरा ऑप्शन भी गलत है। अब यह दूसरा ऑप्शन ये कहता था कि टीचर को चल गया पता कि आपको आता है, अब बच्चे प्रेशर में आ गए कि यार हमें तो आता नहीं है और हम क्या करेंगे आगे, या फिर अगर हमें आता है और आगे अगर हम नहीं कर पाते हैं तो टीचर के सामने हमारी इंसल्ट हो जाएगी या कुछ भी इस तरीके से। तो फिर दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों टीचर को चल गया पता कि आप इंटेलिजेंट हो, बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बच्चे को फ़र्क पड़ता है, वो देखता है कि एक टीचर के सामने हमारी एक इमेज बन रही है, इंटेलिजेंट बच्चों के रूप में हमारी इमेज बन रही है कि हमें आता। तो वहाँ पर ये भी थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं, या आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ठीक होगा। वो हमेशा से वो जब टीचर को ये पता चल जाता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो बच्चे ना उत्सुक होने लगते हैं, उन बच्चों में क्यूरियोसिटी स्टार्ट हो जाती है, वो टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, चैप्टर टीचर नेक्स्ट डे पढ़ाने वाला है उसको पढ़ कर आते हैं। तो यहाँ पर बच्चे उत्सुक होंगे और प्रेरित होंगे। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? अब कोई टीचर है, वो बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है उसको क्रिएट करना चाहती है और उनको प्रोत्साहित करना चाहती है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो पहला ऑप्शन है, देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है। तो वो क्या करेगी इस चीज़ के लिए? पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके कि उनको आप अवसर प्रदान करो, लेकिन एक ही टाइप से। अगर आपको बच्चे को ऐड सिखाना तो आप पूरी पाठ्य पुस्तक में से सिर्फ ऐड सिखाओगे जिससे बच्चे प्रोत्साहित हो। ठीक है, तो ये तो गलत है, क्योंकि चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं, बच्चे को हर चीज़ सिखानी है जो उसके चैप्टर्स में दे रखी है। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन आपसे बोल रहा है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थ करने पर बल देना। अब कोई ईवीएस का चैप्टर है और आप चाहते हो कि बच्चा उस चैप्टर को ना समझना है बच्चे को, लेकिन बच्चे को बिल्कुल डेफिनेशन देने में रटी होनी चाहिए। कि जैसे किसी ने पूछा कि पेड़ किन्हें कहते हैं या फिर हमारा पर्यावरण क्या है, तो बच्चा फटाक से बता दे उसकी डेफिनेशन। लेकिन जब उससे पूछा गया बच्चे से कि बेटा इसका अर्थ बता, तो मैं बता तो दी डेफिनेशन, तो उसको पता नहीं बिल्कुल भी। तो वो सही है क्या? वो भी गलत है ना। बच्चे को कंटेस्ट नहीं कराना, ये तो बिल्कुल बेकार ऑप्शन है, वाहियात सा। तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूति अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ये ऑप्शन आपका हो सकता है। ये ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, हमें क्या करना है,
हमें करना है डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है बच्चे में क्रिएट करनी है। वो प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम है उसके जो सॉल्यूशन है वो अनेक तरीके से अनेक तरीके देखे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो बच्चा क्या करेगा, अब आप प्रोत्साहित कैसे करोगे इसके लिए, बच्चे को आप कोई क्वेश्चन दोगे, उसके नीचे 4 ऑप्शन दोगे या 5 ऑप्शन, या फिर आप ऑप्शन नहीं भी दोगे, आप वर्बली बताओगे बच्चे को कि बेटा इस क्वेश्चन को इस तरीके से क्या हो सकता है, क्या ये ऐसा करने पर हो सकता है, क्या इसमें डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए। मतलब आप उससे बोलोगे कि बेटा तुम अनुमान लगाओ इस क्वेश्चन के बारे में कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकता है। अब बच्चा गलत अनुमान भी लगाएगा, सही अनुमान भी लगाएगा, है ना। बहुत सारे विकल्प भी देखेगा, विकल्प मतलब सिर्फ ऑप्शन ही नहीं, मैथड तरीके उस क्वेश्चन को सोल्व करने के जो भी बच्चे को सिखाए गए अब तक टीचर द्वारा। तो ये ऑप्शन आपका थर्ड जो है सही हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। अब टीचर ने बोला, अब टीचर ये हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोत्साहित करना है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बोल रहा है कि जी पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान देखकर। अब आपने पूरी बुक के जो है क्वेश्चंस थे या प्रॉब्लम्स जो थी उनके सॉल्यूशन बच्चों को लिखकर दे दिए। तो ऐसे तो बच्चा रटने, बच्चे को तो पक्की पकाई खीर दे दी आपने, बच्चे की डाइवर्जेंट जो थिंकिंग होती है वो तो क्रिएट होएगी नहीं। और जब बच्चे में ये थिंकिंग डेवलप नहीं होगी तो फ़ायदा क्या, फिर तो हमारी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो खड़ा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधियाँ जिनके प्रयोगों में विद्यार्थियों के सब पहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है। अब बताना है बच्चा ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करता है, इनमें से कौन सा। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो आपका फोर्थ ऑप्शन तो देखिए होगा नहीं, आप अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है तो कोई वो ही नहीं है। बचे 3 ऑप्शन। निगमनात्मक विधि में बच्चा क्या करता है, बच्चे को रूल दे दिया जाता है, अब वो उस रूल को हर जगह लगाता है, उसका जनरलाइजेशन कर देता है, हर जगह उस रूल को लगाने लगता है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। मतलब रूल से बच्चा उदाहरण की तरफ जाता है। और आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया कि ऐसी विधि बतानी है कौन सी है जिसमें बच्चा खुद पहल करता है। मुझे तो जैसे कि आप डिस्कवर कर रहे हो, ह्यूरिस्टिक मेथड हुआ जो आपका, अन्वेषण कर रहे हो, मतलब बच्चा खुद पहल कर रहा है, चीज़ों की प्रयोग कर रहा है, बच्चा कोई समस्या किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है अपने तरीके से, खुद बच्चा लगा हुआ है अपने तरीके से सोल्व करने में। चाहे वो गलत करे सही करे, एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि बच्चा उसके जो सोल्यूशन है उस तक पहुँचेगा। तो क्या वो अधिगमकर्ता केंद्रित है, बच्चा खुद करता उस चीज़ को खुद कर रहा है। वहाँ पर टीचर्स नहीं कर रहे, टीचर खोज नहीं करके दे रहा है, बच्चा खुद खोज कर रहा है, खुद ही चीज़ों को जानना, खुद ही ऑब्जर्वेशन कर रहा है अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कि इस चैप्टर से क्या रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, अब कोई बच्चा है प्रदर्शन करेगा अच्छा नहीं कर पा रहा, अब क्यों नहीं कर पा रहा देखते हैं। वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, मतलब वो सैड हो जाते हैं या वो डिप्रेशन में आते हैं। डिप्रेशन तो नहीं, लेकिन हाँ बच्चे वो सैड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार मैं इतना भी नहीं कर पा रहा, है ना। अब ये चीज़ अब यहाँ पर 2 चीज़ बोली गई है, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना आ जाती है। अब आपका पूरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई बच्चा है और उसने ये देखा कि मैं किसी भी मैथ में या इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स के। अब वो इसी बात से हो जाता परेशान, और परेशान होने की वजह से वो उस चैप्टर को या उस सब्जेक्ट से दूर होने लगता है, मतलब उस चैप्टर को कम ध्यान देने लगता है, उस सब्जेक्ट को कम ध्यान देने लगता है कि ये चैप्टर तो मुझे आता ही नहीं, या फिर मुझे ये सब्जेक्ट ही बेकार लगता है। वो सब्जेक्ट जो है उस बच्चे को बेकार लगने लगता है। और उस सब्जेक्ट में उसे अगर कोई चीज़ बहुत आसान होगी ना, वो उस चीज़ को करने से भी कतराएगा, वो बोलेगा कि यार नहीं मुझे तो ये चीज़ आती नहीं है, मैं तो इस चीज़ को कर ही नहीं सकता। तो क्या करेगा, उसको वो प्रैक्टिस भी नहीं करेगा, वो ट्राई भी नहीं करेगा उस चीज़ को सोल्व करने की या उस चीज़ को पढ़ने की। अब यहाँ पर बच्चे ने क्या करा, यहाँ पर 2 चीज़ आती हैं आपके सामने। एक तो आपका आता है माइंड, क्या आप माइंड से वर्क कर रहे थे, और एक आपसे आते हैं इमोशंस। तो आप माइंड से डिस्टर्ब हुए, मेंटली डिस्टर्ब हुए, और आप में फिर इमोशंस क्रिएट हुए उसी चीज़ को लेकर। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। और आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन पूछे गए, तो देखते हैं क्या है। संज्ञान और संवेग संबंधित नहीं है। अब बच्चा जब मेंटली रूप से परेशान है तो उसमें इमोशंस क्रिएट होते हैं। अब जब आप मानसिक रूप से परेशान होते हो तो आप डिप्रेशन में आ जाते हो, आप में एक भावना उत्पन्न होती है जैसे कि आप गुस्से में हो, कोई आपके साथ कोई ऐसी कोई घटना घटी जिसकी वजह से आपको कोई गुस्सा आ गया। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन तो गलत होगा, ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है, संबंधित है बिल्कुल है।
जब आप हैप्पी, जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो तो आप एक अलग ही आप में क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, आप एक अलग ही उत्साह महसूस करते हो उस चीज़ को लेकर। दूसरा ऑप्शन है आनुवांशिकता और पर्यावरण अलग नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पर आनुवांशिकता और पर्यावरण की तो कोई बात ही नहीं करी गई। आनुवांशिकता और पर्यावरण संबंधित नहीं है, थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है संज्ञान और संवेग अलग नहीं है, बिल्कुल ये दोनों अलग नहीं, दोनों एक ही हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप इनको अलग अलग नहीं कह सकते कि संज्ञान अलग है और संवेग अलग है। अगर आपके सामने कोई दुर्घटना घटती है, कोई पर्सन है जो आपके सामने कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो आप में एक डर या आप परेशानी या एक सैड, एक उदासी आप में ज़रूर आएगी। अगर आप किसी चीज़ से खुश हो किसी के आने पर, जैसे कि आपके घर पे कोई आपके रिलेटिव्स आते हैं, तो आप उन्हें देखकर, बहुत से को देखकर आप खुश होते हो कि हाँ हमारे मामा या चाचा या जो भी है वो आए हैं, और बहुत से को देखकर आपका मुँह बन जाता होगा, होता है सब। तो यहाँ पर आपका ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। अब क्या है, अब जीन पियाजे ने अपनी जो थ्योरी है उसमें स्टेजेस दी थी, और स्टेजेस में बच्चा सीखता है और उन्हीं स्टेजेस में चीज़ों को सीखता है, ऐसा उन्होंने बोला। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर आपने थ्योरी पढ़ी हो तो आपको पता होगा, ऑप्शन देखकर आप बता दोगे। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बेहतर होती है कहना सही नहीं है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। अब सोच को आप मात्रात्मक रूप, मतलब आप उसको मात्रात्मक रूप में आप उसको माप सकते हो क्या, कि बच्चे की सोच 3 है, 4 है, 5 है, 10% है, ऐसा तो नहीं माप सकते। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो गया। थर्ड ऑप्शन है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बिल्कुल गुणात्मक रूप से ऐसे भिन्न होती है, बच्चे की थिंकिंग, बच्चे के जो नैतिक होते हैं या बच्चे के जो उद्देश्य होते हैं, जो नैतिक मूल्य होते हैं बच्चों के, वो अलग होते हैं, और जो एक वयस्क होते हैं वो अलग होते हैं। जो वयस्क होता है वो अपनी बच्चों वाली जो सभी स्टेजेस होती हैं, जो बच्चा जिस स्टेज पे है वो बच्चा उन स्टेजेस से गुजर चुका होता है, और उसको पता होता है कि नैतिक मूल्य किन्हें कहते हैं या मेरे नैतिक मूल्य क्या है, मुझे मैं की जगह हम की भावना रखनी चाहिए। लेकिन जो बच्चा होता है वो मैं की भावना रखता है कि अभी मेरा काम बनना चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में, इस तरीके से। तो उसके जो गुणात्मक मूल्य होते हैं वो अलग होते हैं वयस्कों से। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल ठीक होगा। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। नहीं, ये कहना बहुत गलत है कि निम्न होती है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। अब हम विकास के बारे में पढ़ते हैं, तो हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उसमें हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एक तो फिजिकल हो गया आपका, दूसरा होता है कोग्निटिव, और तीसरा होता है अफेक्टिव। अब आपके अफेक्टिव के अंदर भी 2 आ जाते हैं, सोशल आता है आपका, एक इमोशनल आता है ना। तो आपको यही देखना है जो सा ऑप्शन जो ऑप्शन आपके 3 या ये 4 जो आपकी कंडीशन मैंने बताई है जिसका हम अध्ययन करते हैं उसको फुलफिल कर दे, वही सही है। तो पहला ऑप्शन आपका संवेग, बौद्धिक, आध्यात्मिक और स्वयं। देखो यहाँ पर ये आ गया ना, तो ये गलत है, ये तो हुआ नहीं। दूसरा ऑप्शन शारीरिक, ठीक है। व्यक्तित्व, ये तो नहीं है। संवेग है, ठीक है। आध्यात्मिक, ये भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन, ये यहाँ गलत है, यहाँ गलत है। थर्ड ऑप्शन है आपका सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्वयं। तो आपके 2 ऑप्शन ये भी गलत, मतलब आपके जो कि 3 तो गलत हो गए। आप फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, और जो कि आंसर है, तो आपका यहाँ पर फिजिकल हो गया, कोग्निटिव हो गया, सोशल और इमोशनल, आपके 4 जो रिक्वायरमेंट है आपकी फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब बुद्धि के बारे में आपको बताना है, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। बुद्धि अनुभवों के परिणामों के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। मतलब बुद्धि ऐसी है कि आपको अनुभव मिला किसी चीज़ का, आपने एक्सपीरियंस हुआ, आपने एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन हो, आप 3 या 4 साल का आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, और उस एक्सपीरियंस की वजह से आपके बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ गया, बिल्कुल परमानेंट, जो बदल नहीं सकता। तो आप मुझे ये बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, चेंजेस परमानेंट नहीं होता। अगर आप 3 या 4 साल का आपका एक्सपीरियंस आपने लिया किसी भी चीज़ का, या 5 साल का, 6 साल का, और उसके बाद आपके अनुभव, आपके बिहेवियर में चेंज आ गया, लेकिन जब आप उस चीज़ से हट जाओगे, अपने एक्सपीरियंस से, उस वर्क से, तो आपके जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपके वो जो व्यवहार है वो टाइम पर चेंज होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर एक पहला ऑप्शन आपका फिर ठीक गलत हो जाएगा, क्योंकि
जो है इसमें बोला कि ये स्थायी परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि आपने कोई बच्चा है, किसी बच्चे ने किसी वर्ड को गलत पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो वो क्या परमानेंट गलती पढ़ता रहेगा उस वर्ड को, उसमें क्या परिवर्तन नहीं हो सकता? हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा ऑप्शन बोलता है बुद्धि के बारे में, बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषता है, ठीक है, मान लिया। आपके जीन्स आपके पेरेंट्स से मिलते हैं और आपके पेरेंट्स जितने इंटेलिजेंट होते हैं ऐसा आनुवांशिकतावादी मानते हैं, जिसमें मानसिक गतिविधियाँ जैसे श्रवण एवं तर्क शामिल है, ठीक है, मान लिया। ये ऑप्शन आपका हो सकता है, लेकिन और ऑप्शन भी देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका बुद्धि बहुआयामी है, ठीक है, बुद्धि बहुआयामी है। इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, वर्बल, लिंग्विस्टिक, मतलब जितनी भी है बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, ठीक है, बुद्धि का हम परीक्षण करते हैं, उसके द्वारा पूर्ण रूप से परिणाम ना किए जाने वाली कई योग्यता शामिल है, बहुत सारी योग्यता शामिल है। ये बात भी ठीक है। किसी को डांस में परफेक्ट और कोई डांस की जो डांस भी बहुत तरह के होते हैं, उनमें कोई किसी को हिप हॉप आता है, किसी को कथकली जो ट्रेडिशनल होते हैं या कल्चरल सॉन्ग डांस होता है, वो कोई उसमें एक्सपर्ट है। जरूर थोड़ी ना डांस में कि हाँ मैं डांस में एक्सपर्ट हूँ, तो सब तरह का डांस थोड़ी ना आता होगा। किसी को मैथ आता है तो वो मैथ की किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट होगा। जैसे कि आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो वो इंजीनियरिंग के जो बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं वो बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चंस को बिना पेन कॉपी को उठाए। छोटे मोटे क्वेश्चन तो उनके लिए कुछ नहीं होते। अरे कोई ऐसा जो एसएससी की तैयारी कर रहा है तो वो मैथ की हर फील्ड में होगा, थोड़ा उसे अलजेब्रा भी आता होगा, थोड़ा उसे ट्रिग्नोमेट्री भी आता होगा, थोड़ा उसे आपका जो सरलीकरण होता है एलसीएम एचसीएफ ये चीज़ भी आती होंगी। और फोर्थ ऑप्शन है आपका बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा ऑप्शन है इन सब के एज कम्पेयर टू इन तीनों के, बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपका थर्ड। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। अब प्रगतिशील शिक्षा का जो उद्देश्य है मैं बता रहा हूँ, इसका होता है कि बच्चा बड़ा होकर सामाजिक इंटरेक्शन कर सके, समाज में अपने आप को घुला मिला सके। और उसके लिए प्रगतिशील शिक्षा में होता क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चे को आप जो हैंड से जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो सिखाओगे, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप बच्चे को जो है चैप्टर्स पढ़ाओगे, बच्चे को की जो योग्यता है उसकी क्षमता है उनको ध्यान में रखकर आप मेथड्स यूज़ करोगे, और टीचिंग एड्स भी आप बच्चे के अकॉर्डिंग ही यूज़ करोगे। मतलब बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो आप बच्चों के अनुसार ही करोगे, जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देख लेते हैं, निष्क्रिय अनुकारक के रूप में नहीं, निष्क्रिय तो अनुकारक के रूप में तो देखती नहीं है, वो तो आपकी व्याख्या विधि होती है जिसमें बच्चे निष्क्रिय बैठे रहते हैं, या प्रदर्शन विधि होती है, या प्रदर्शन प्लस व्याख्या विधि होती है। क्योंकि प्रदर्शन विधि इसलिए होगी क्योंकि टीचर उसमें सिर्फ टीचर ही करके दिखा रहा है, जो एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है, जो प्रदर्शन कर रहा है चीज़ को, कि बेटा एक चार्ट है, इसमें ये है ये है ये है। बच्चे आराम से बैठे हुए, बच्चे लास्ट में क्वेश्चन करते हैं और बहुत से तो करते भी नहीं। टीचर बोलता है कि बेटा बताओ कोई प्रॉब्लम, बच्चे मना कर देते, नहीं होती। एक आध बच्चा है जो भूला भटका पूछ लेता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में दूसरा ऑप्शन हो सकता है, अच्छा है दूसरा ऑप्शन बहुत। खाली स्लेटों के रूप में नहीं, खाली स्लेटों के रूप में नहीं देखते, हम उन्हें उनके हाथों से काम करने के लिए देते हैं, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए चीज़ें देते हैं। तो खाली स्लेट के रूप में थोड़ी देखेंगे कि बच्चे का खाली स्लेट है, उसके सामने नॉलेज लेके आए, उसके सामने कोई मतलब सब कुछ आप बनाया दे रहे हो बच्चे को, ऐसा नहीं करना। छोटे वयस्कों के रूप में देखते हैं, छोटे वयस्कों के रूप में नहीं, छोटे वैज्ञानिक के रूप में होता तो ये ऑप्शन भी अच्छा होता, इसको लगाता फिर मैं, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका बच्चा जो ऑप्शन नंबर सेकंड बहुत परफेक्ट और सबसे बढ़िया यही है, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चे की गलतियाँ। अब बच्चे की गलतियाँ क्या है देखते हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। आप एक टीचर हो, आप उससे क्या करो, तूने गलती करी, इसका बार बार प्रैक्टिस कर, इसको सुधार, ये सुधार हो गया आप, ठीक है ना। तो ठीक है, देखते हैं पहला ऑप्शन। दूसरा अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि है, ये ऑप्शन और भी अच्छा है। तीसरा देख लेते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, ये गलत है बिल्कुल। फोर्थ ऑप्शन है प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो आपके दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए। पहला दूसरे ऑप्शन में से दूसरा ज़्यादा अच्छा है, क्यों? ये आपके थॉर्नडाइक का जो है लो है, त्रुटि करना और इसमें गलतियाँ करके सीखता है बच्चा इस तरीके से। तो इसमें बच्चा गलती कर करके सीखता है, गलती नहीं करेगा तो वो सीख नहीं पाएगा, मोटिवेट नहीं होगा उस चीज़ को करने के लिए आगे नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से CDP, EVS और आपके मैथ पैडागोजी, सभी तरह इंग्लिश पैडागोजी, सभी तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।